नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम कृषि उत्पाद तकनीक या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, वह तकनीक जिसके द्वारा कृषि उत्पादों के उत्पादन में, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती हो, या वह तकनीक जिसके द्वारा कृषि उत्पादों के उपभोग में सरलता या आसानी हो, या फिर वह तकनीक जिसके द्वारा कृषि उत्पादों का मानव जीवन में सर्वोत्तम उपभोग सुनिश्चित होता हो, उस तकनीक को ही कृषि उत्पाद तकनीक या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। राइट। वर्तमान समय में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि सीमित है। इसीलिए इस सीमित कृषि योग्य भूमि के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधुनिक तरीके से कृषि किया जाना चाहिए। और वर्तमान समय में आधुनिक तरीकों के माध्यम से, आधुनिक तकनीकों से इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि की जा रही है। कृषि के प्रत्येक चरण में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कृषि के प्रथम चरण, अगर खेतों की जुताई करना, फिर फसलों की बुआई करना, फिर कीटनाशकों का छिड़काव हो जाएगा, उर्वरकों का छिड़काव हो जाएगा, फसलों की कटाई हो जाएगी, फसलों की ग्रेडिंग हो जाएगी, फिर उनका परिवहन हो जाएगा, बाजार में उनका विपणन हो जाएगा। इन सब में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कृषि तकनीकों के माध्यम से ही कम से कम समय में एवं कम से कम कृषि भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। और जो कृषि तकनीक है, कृषि तकनीक जलवायु पर, साथ ही साथ उस देश में, राइट, कृषि तकनीक कृषि मशीनरी पर, खाद्य पर, उर्वरक पर, कीटनाशक, राइट, सिंचाई की विभिन्न तरीके हो जाएंगे, बाजार व्यवस्था, इन सब पर निर्भर करती है। क्योंकि किसान खेत तैयार करने से लेकर फसलों को बाजार में बेचने तक कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकों का ही प्रयोग करता है। राइट। अब हम कृषि की प्रमुख विधियों के बारे में समझेंगे। देखिए, फसलें किसी विशेष जलवायु क्षेत्र में ही बहुत अच्छे से उत्पादित होती हैं। यदि फसलों को विशेष कृषि जलवायु क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर उत्पादित किया जाए तो या तो उत्पादन बहुत कम होगा या उत्पादन ना के बराबर होगा। अर्थात फसलों के उत्पादन में भौगोलिक परिस्थितियां या फिर कृषि जलवायु प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसीलिए हमारे देश में विभिन्न फसलों को अलग अलग तरीके से या फिर एक फसल को कई विधियों से, कई कृषि जलवायु क्षेत्रों में या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अलग अलग तरीके से उत्पादित किया जाता है। इसीलिए भारत में कई प्रकार की कृषि विधियां दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें से हम जो है प्रमुख कृषि विधियों को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला हो जाएगा निर्वहन कृषि, या फिर क्या हो जाएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग हो जाएगा। देखिए, निर्वहन कृषि वह कृषि होती है जिसमें कृषि उत्पाद को उत्पादन करने वाले के जीवन निर्वाह के लिए ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। अर्थात जिन खाद्यान्न फसलों से उस किसान का या उत्पादक का जीवन निर्वाह हो सकता है, उन फसलों को ही इसमें उत्पादन किया जाता है। अर्थात निर्वहन कृषि में उत्पादक विशेष की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कृषि उत्पादों को उत्पादित किया जाता है। अर्थात इसमें मात्र निर्वाह वर्ग की फसलें जो है उगाई जाती हैं। इसीलिए निर्वाह कृषि में खाद्यान्न फसलों की क्या होती है, प्रमुखता होती है। साथ ही साथ निर्वाह कृषि कृषि जोत पर भी निर्भर करती है। चूंकि हमारे देश में जो लैंड होल्डिंग्स है या कृषि भूजोत है, जो कृषि भूजोत का आकार बहुत छोटा है या लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, क्योंकि भारत में अधिकांश किसान जो है छोटे एवं मंझोले किसान होते हैं, जिनके पास में कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम होती है। इसलिए वे अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि करते हैं, अर्थात खाद्यान्न फसलों को ही उत्पादित करते हैं। राइट। इसीलिए इसको जीविका कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसी कृषि के माध्यम से ही किसान का जीवन निर्वाहन होता है और इसमें मुख्य रूप से जो खाद्य फसलें होती हैं उनको उत्पादित किया जाता है। और भारत में चूंकि अधिकांश किसान
लघु एवं मध्यम किसान है, इसलिए भारत में जो मुख्य कृषि है वह है निर्वहन कृषि देखने को ही मिलती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर गहन कृषि हो जाएगा या इंटेंसिव फार्मिंग हो जाएगा, राइट। यहाँ पर निर्वहन कृषि का संबंध जीवन निर्वहन के लिए खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से होता है, तो वहीं गहन कृषि का संबंध अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर फसलों के उत्पादन से होता है। अर्थात गहन कृषि वह कृषि होती है जिसमें आधुनिक कृषि आगतों के माध्यम से या आधुनिक मशीनों के माध्यम से कम भूमि पर अधिक से अधिक मानव श्रम एवं अधिक से अधिक पूंजी का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। और यह कृषि विकसित देशों में देखने को मिलती है, क्योंकि विकसित देशों में कृषि भूजोत का आकार भी बड़ा होता है, साथ ही साथ उन देशों में कृषि साखे की पर्याप्त व्यवस्था भी होती है और कृषि मशीनीकरण का भी अधिक उपयोग होता है। इसीलिए विकसित देश जैसे जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, इन देशों में आधुनिक कृषि आगतों जैसे आधुनिक बीज हो जाएंगे, उर्वरक, विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग करके निश्चित समयावधि में अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। नॉर्मली यहां से ये एमसीक्यूज जो है आप पूछ सकते हैं, राइट। तो 2 एमसीक्यूज आप याद रखें। जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से निर्वहन कृषि में होता है, तो वहीं वह कृषि जिसमें 200% से अधिक सस्य गहनता हो, उस कृषि को ही क्या कहा जाता है? गहन कृषि कहा जाता है। अब तीसरा हो जाएगा विशिष्ट कृषि या स्पेशलाइज्ड क्या हो जाएगा? फार्मिंग हो जाएगा। वह कृषि जिसमें किसी एक विशेष फसल या विशेष कृषि उत्पाद को ही उत्पादित किया जाता है, उसको ही विशिष्ट कृषि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह कृषि जिसमें कृषि भूजोत से प्राप्त होने वाली आय में कम से कम एक फसल का 50% या उससे अधिक का लाभ प्राप्त होता है, राइट। तो यदि उस कृषि भूजोत में एक ही फसल से 50 या उससे अधिक प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? विशिष्ट कृषि कहते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे? चाय, कहवा, गन्ना या रबर आदि के क्या हो जाएंगे? फार्म हो जाएंगे, राइट। ये जो जितने भी फार्म होते हैं, जैसे चाय के फार्म है, तो चाय के फार्म से जो लाभ प्राप्त होता है उसमें मात्र एक ही फसल, जैसे चाय से ही 50% या उससे अधिक की आमदनी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर वह कृषि जिसमें किसी एक विशेष कृषि उत्पाद को उत्पादित किया जाए उसको विशिष्ट कृषि कहते हैं। अगला हो जाएगा बहुप्रकारीय कृषि या डाइवर्सिफाइड क्या हो जाएगा? फार्मिंग हो जाएगा। तो वह कृषि जिसमें कई कृषि उत्पादों को उत्पादित किया जाए उसे बहुप्रकारीय कृषि कहते हैं। अर्थात वह कृषि जिसमें किसी कृषि भूजोत पर आमदनी किसी एक विशेष कृषि उत्पाद से ना हो, बल्कि कई कृषि उत्पादों के माध्यम से लाभ प्राप्त हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है? बहु कृषि या बहुप्रकारीय कृषि कहा जाता है। अगला हो जाएगा मिश्रित कृषि हो जाएगा। तो देखिए, मिश्रित कृषि का मतलब ये नहीं है कि एक साथ 2 फसलों को बोना। सामान्यतः जब कृषि के साथ साथ अतिरिक्त कृषि से संबंधित गतिविधियां की जाती हैं, जैसे पशुपालन किया जाता है, साथ ही साथ डेयरी संबंधी गतिविधियां संपन्न होती हैं, तो उसको ही मिश्रित कृषि कहा जाता है। संक्षेप में कहें तो कृषि के साथ में पशुपालन या डेयरी उद्योग को प्राथमिकता देना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। इसका कारण क्या है कि देखिए, जो डेयरी उद्योग है वह भी प्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही संबंधित होता है, क्योंकि जो गाय भैंस हैं या जो जितने भी जानवर हैं उनके लिए चारा, राइट, या फॉडर कृषि से ही प्राप्त होता है। तो जब कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी किया जाता है तो उस कृषि को ही मिश्रित कृषि कहा जाता है। और मिश्रित कृषि में सहायक उद्यम जैसे पशुपालन या डेयरी उद्योग से कुल आय में कम से कम 10% का क्या होता है? हिस्सेदारी होती है। अगला हो जाएगा झूम या स्थानांतरित खेती, राइट, जिसको ही क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग, राइट, शिफ्टिंग फार्मिंग कहा जाता है। तो
शिफ्टिंग फार्मिंग क्या होती है? देखिए, जो शिफ्टिंग फार्मिंग है या झूम खेती या स्थानांतरित खेती कृषि करने की सबसे प्राचीन विधि है। इस कृषि में क्या किया जाता है, ऐसे लोग जो वन क्षेत्रों में निवास करते हैं, वो उन वन क्षेत्रों में जो भी वनस्पति होती है, वृक्ष होते हैं, उनको काटते हैं, अर्थात पेड़ों को काटकर उनको जलाकर कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती है और वहां पर खेती की जाती है। क्लियर? जब 2-3 साल पश्चात खेती वहां पर हो जाती है तो उस मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, इसीलिए पुनः उस जगह को छोड़कर नए वन क्षेत्र को काटा जाता है, वहां के जंगलों को साफ किया जाता है, वृक्षों को जलाया जाता है और पुनः वहां पर कृषि प्रारंभ कर दी जाती है। इसीलिए इस खेती को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। राइट? और जो स्थानांतरित कृषि है, इसको देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राइट? एक और महत्वपूर्ण बात, शुरुआत में यह माना जाता था कि झूम कृषि पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस खेती में होता क्या है, आप समझिए, जो वनवासी लोग होते हैं, वनवासी लोग वो जंगलों को काटते हैं। राइट? जंगलों को काटकर जलाकर उसको कृषि योग्य भूमि में बदलते हैं। राइट? और जब 2-3 साल कृषि की जाती है तो वो फिर दूसरे जंगल में जाते हैं, वहां की पेड़ों को काटते हैं और वहां पर कृषि करते हैं। तो स्वाभाविक बात है, इससे जंगल तो कम होंगे। परंतु आधुनिक रिपोर्टों में यह भी आया है कि ये जो झूम कृषि है, ये पर्यावरणीय दृष्टि से भी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि जब वनवासी लोग दूसरी जगह पर खेती करते हैं तो पहले की जगह पर वो ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे वहां की वनस्पति पुनः क्या होती है, विकसित हो जाती है, अर्थात इससे पर्यावरण की भी कम क्षति होती है। जो झूम कृषि है, इसको देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पेंडा या पोंडू कृषि के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसको ही पामलू कृषि के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला एवं अंडमान निकोबार में स्थानांतरित कृषि को दीपा कृषि कहा जाता है और झारखंड में इसको ही करुवा कृषि कहा जाता है। अगला हो जाएगा शुष्क कृषि या क्या हो जाएगा, ड्राई फार्मिंग हो जाएगी। शुष्क कृषि वह कृषि होती है जब वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो और खेती की जाए, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो या उससे कम होती है, तो वहां बिना किसी सिंचाई साधन के जब कृषि की जाती है तो उसको ही ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। राइट? और शुष्क कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। राइट? आधुनिक जो सिंचाई पद्धतियां हैं, जैसे क्या हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, क्योंकि ड्रिप सिंचाई में बहुत ही कम क्वांटिटी में बड़े खेत को सिंचित किया जा सकता है। राइट? या स्प्रिंकलर द्वारा क्या हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा, या वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा सिंचाई हो जाएगा। इन सब को जोड़ दिया जाता है। जो शुष्क कृषि है उसका विकास राजस्थान एवं कर्नाटक में सर्वाधिक हुआ है, अर्थात जहां 75 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश हो वहां पर जो कृषि होती है उसको शुष्क कृषि कहते हैं, जिसका विकास राजस्थान एवं कर्नाटक में हुआ है। फिर अगला हो जाएगा दिवारा। राइट? दिवारा लैंड फार्मिंग हो जाएगा। तो दिवारा कृषि क्या होती है? देखिए, दिवारा कृषि वर्षा ऋतु के पश्चात जब बाढ़ आकर चली जाती है, तो बाढ़ आने से जब कभी भी बाढ़ आती है तो वह अपने साथ में कपा लेकर आती है, साथ ही साथ कई प्रकार के जैविक अवयव भी उस बाढ़ में आ जाते हैं। राइट? तो जब बाढ़ आने के पश्चात जैसे ही बाढ़ जाती है तो उसके बाद में जो क्षेत्र होता है वहां पर जो खेती होती है उसको क्या कहा जाता है, दिवारा कृषि कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ चले इस खेती में जो पोषण होता है वो बाढ़ की मिट्टी या कपे से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। राइट? तो हम सीधा कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के पश्चात जब बाढ़ का पानी निकल जाए वहां पर जो खेती होती हो उस खेती को ही क्या कहा जाता है, दियारा कृषि कहा जाता है। और दियारा कृषि में जो पोषण है वो बाढ़ के कपे से ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अगला हो जाएगा रैचिंग कृषि हो जाएगा, या रैचिंग क्या हो जाएगा, फार्मिंग हो जाएगा। राइट? देखिए, रैचिंग कृषि वह कृषि होती है जिसमें निंदाई, गुड़ाई या जुताई नहीं की जाती है,
नॉर्मली अगर हम देखें तो खेती में क्या करते हैं, सबसे पहले खेतों को तैयार किया जाता है, खेतों की जुताई की जाती है, क्योंकि जब एक फसल को हम तैयार कर लेते हैं तो उस फसल की जड़ें भूमि में होती हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी कमी हो जाती है, मिट्टी बहुत क्या होती है, ठोस हो जाती है। इसीलिए बखर के माध्यम से या हल के माध्यम से खेत जो है जुताई की जाती है, ताकि मिट्टी जो है हल्की हो जाए, साथ ही साथ मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाए। और वर्षा ऋतु में एक तरीके से जो धारियां बन जाती हैं वो भी क्या होती हैं, टूट जाती हैं। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, राइट, मिट्टी को हल्का करने के लिए जुताई की जाती है, राइट। फिर उसके बाद में फसलों को बोया जाता है, निंदाई की जाती है, गुड़ाई की जाती है। ये सब जो है नॉर्मली कृषि में की जाती है। लेकिन रैचिंग कृषि में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। रैचिंग कृषि में जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसको ग्रो होने दिया जाता है, अर्थात घास के क्षेत्र जो है उनको विकसित किया जाता है और फिर उस क्षेत्र पर, राइट, भेड़ बकरी आदि जो पालतू पशु होते हैं उनको चराया जाता है। तो रैचिंग कृषि का महत्व यह है कि यह पशुपालन के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रैचिंग कृषि वह कृषि होती है जिसमें सामान्य रूप से जुताई गुड़ाई नहीं होती है, बल्कि चारागाहों को विकसित किया जाता है और उन चारागाहों पर फिर भेड़ बकरियों को चराया जाता है, अर्थात वहां पर कृषि उत्पादों को उत्पादित ना करके पशुपालन के लिए उस कृषि भूमि को इस्तेमाल किया जाता है, राइट। भारत में इस तरीके की जो है गतिविधियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, परंतु ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत, इनमें बड़े पैमानों पर भेड़ बकरियों को चराया जाता है और उससे अच्छे खासी इनकम जनरेट की जाती है। भारत के भी जो पर्वतीय प्रदेश हैं, राइट, या पठारी प्रदेश है, वहां पर भी भेड़ बकरी चराने के लिए रैचिंग कृषि की जाती है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में जो लोग भेड़ बकरी चराते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेंचर कहा जाता है। अब अगला हो जाएगा ले कृषि। तो ले क्रॉपिंग क्या होती है, देखिए, विभिन्न फसलों के चक्रों के मध्य 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना क्या कहलाता है, ले कृषि कहलाता है, राइट। तो 2 फसलों के बीच में जब 2 वर्ष या उससे अधिक का समय रखा जाए तो उसको ही ले कृषि कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यदि आप लगातार एक फसल के बाद में दूसरी फसल लेंगे तो जिससे मिट्टी की पोषकता में कमी आएगी, राइट। इसीलिए इस कृषि को मृदा के विकास के लिए इस कृषि का प्रयोग किया जाता है। अब अगला हो जाएगा समोच्च कृषि हो जाएगा या कंटूर फार्मिंग हो जाएगा। तो देखिए, वह कृषि जो ढालू भूमि पर, जैसे अगर हम ये कहें कि जैसे ये जो है ढालू भूमि हो जाएगी जिसमें ये ढाल है, तो ढालू भूमि पर ढाल के विपरीत खेती करना ही क्या कहलाता है, समोच्च कृषि कहलाता है। और इसका ही एक और विकसित हो जाएगा सीढ़ीदार कृषि। तो वह कृषि जो कि ढाल के विपरीत की जाती है और इसमें इस तरीके से, जैसे ये कृषि भूमि है तो सबसे पहले इसको यहाँ पर ढाल बना लेंगे, राइट, फिर यहाँ पर ये इतना ढाल बना लेंगे, राइट, फिर ये इतना ढाल बना लेंगे यहाँ पर, और फिर इस तरीके से ये इतना क्षेत्र क्या कर लेंगे, विकसित कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ढालों पर जो छोटे छोटे, और यहाँ पर फिर क्या होती है, खेती की जाएगी, यहाँ पर खेती की जाएगी, यहाँ पर खेती की जाएगी। तो कृषि की वह विधि जिसमें अधिक ढालू भूमि पर ढाल को सीढ़ी नुमा बनाकर खेती की जाती है तो उसको ही सीढ़ीदार कृषि या टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। यह कृषि असम एवं हिमालय के पहाड़ी ढालों पर की जाती है। फिर हो जाएगा कार्बनिक कृषि हो जाएगा, ये जिसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। देखिए, वर्तमान समय में अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक कीटनाशकों का, खरपतवारों का और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे दिनों दिन मिट्टी, जल और पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। इसीलिए इस प्रदूषण को रोकने के लिए जब जैविक रूप से ऑर्गेनिक जो जैविक जितने भी ऑर्गेनिक उर्वरक हो, कीटनाशक हो या कवकनाशी हो, राइट, उनका प्रयोग किया जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। अर्थात इसमें केमिकल
जो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे, केमिकल क्या हो जाएंगे, पेस्टिसाइड्स हो जाएंगे, उनकी जगह पर जो जैविक उर्वरक होते हैं, राइट, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा, राइट, या नीम का काढ़ा हो जाएगा, जब इनका प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, राइट। अब अगला हो जाएगा रोपण या बागान कृषि, राइट। वह कृषि जिसमें फसलों को बोया नहीं जाता है बल्कि फसलों को रोपा जाता है और बागान के रूप में विकसित करके कृषि की जाती है, तो उसको ही क्या कहते हैं, रोपण या बागान कृषि कहते हैं। रोपण या बागान कृषि में मुख्य रूप से फल, सब्जियों इत्यादि का उत्पादन होता है। इसके साथ ही रोपण या बागानी कृषि में चाय है, कॉफी है, सुपारी है, रबर, नारियल, केला, गरम मसाले, साथ ही साथ फल एवं सब्जियों की कृषि की जाती है। और भारत में जो बागान कृषि है वह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी राज्य, राइट, उत्तर पूर्वी राज्यों में बागानी कृषि ही की जाती है। और वर्तमान समय में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय, कॉफी, सुपारी या फल या विभिन्न प्रकार की सब्जियों की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए बागानी कृषि भी वर्तमान समय में अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है। अब अगला हो जाएगा महत्वपूर्ण, क्या हो जाएगा, जैविक कृषि हो जाएगा। देखिए, जैविक कृषि या कार्बनिक कृषि बात एक ही है जिसको हमने और समझा था, यहाँ पर जैविक कृषि को हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कीटनाशकों, रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक खरपतवारों, कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि दिनों दिन जो है मृदा भी प्रदूषित हो रही है, भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है, साथ ही साथ कई हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण से तात्पर्य क्या हुआ, मृदा, न केवल मृदा प्रदूषित हो रही है बल्कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जब बाढ़ के कारण यही पानी समुद्र में एवं नदियों में आता है तो उससे नदियों का जल भी क्या होता है, प्रदूषित होता है, क्योंकि इस जल में हानिकारक जो रसायन है वो सम्मिलित हो जाते हैं। इस वजह से खाद्य श्रृंखला भी साथ ही साथ क्या हो रही है, खाद्य श्रृंखला भी प्रदूषित हो रही है, और जिसके परिणाम स्वरूप कैंसर है, इससे संबंधित और कई भयंकर बीमारियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए वर्तमान समय में लोग ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनका सेवन करना पसंद करते हैं, और इसकी शुरुआत 1990 के दशक से मानी जाती है। 1990 के दशक से ही बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, अर्थात स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से वह जैविक उत्पादों की डिमांड करते हैं। अब समझते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, राइट। तो देखिए, वे कृषि उत्पाद जिनके उत्पादन में रासायनिक कीटनाशकों का, उर्वरकों का, राइट, या खरपतवारों का प्रयोग ना के बराबर किया जाए या बिल्कुल नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी जगह पर जैविक उर्वरकों का, जैविक कीटनाशकों का या खरपतवारों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, जैविक कृषि कहा जाता है। जैविक कृषि में हानिकारक और रासायनिक उर्वरकों की जगह पर कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट है या पत्तियां हैं, राइट, पत्तियां हैं, गोबर है, या पेड़ पौधों से जो भी जीवाश्म प्राप्त होते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनका प्रयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ कीटनाशक के रूप में नीम का काढ़ा हो जाएगा, गोमूत्र हो जाएगा, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, राइट। चूंकि जैविक कृषि में कृषि उत्पादों की उत्पादकता बहुत कम होती है, परंतु ये बाजार में ये उत्पाद महंगे होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये कृषि भी क्या होती है, फायदेमंद होती है। भारत में भी जैविक कृषि के विकास के लिए 2004-05 में ही
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जैविक कृषि के विकास के लिए योजना बनाई गई थी। तो ये एमसीक्यूज परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत में 2004-05 में ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत ही जैविक कृषि के लिए योजना बनाई गई थी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में 2001-02 से ही जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए जैविक गांव योजना संचालित की जा रही है, राइट। और हमारे देश में सिक्किम ऐसा राज्य है जिसने वहां पर कीटनाशक, जो रासायनिक कीटनाशक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, उनके बिक्री पर और खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से सिक्किम में बड़े पैमाने पर जैविक कृषि को प्राथमिकता दी जाती है और सिक्किम को 2016 में देश का पहला जैविक राज्य घोषित कर दिया गया है। क्लियर? चलिए, तो ये हमने यहाँ पर कृषि की विभिन्न महत्वपूर्ण विधियों के बारे में चर्चा की। अब जो है वर्तमान समय में हम प्रमुख कृषक ऐप के बारे में समझते हैं, राइट। तो वर्तमान समय में कृषि से संबंधित सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, साथ ही साथ कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, परंतु इन सुविधाओं का लाभ किसानों तक तभी पहुंच सकता है जब किसानों के पास में इन योजनाओं की उपयुक्त जानकारी हो। और इन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने का सबसे अच्छा तरीका है विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप, राइट। इन ऐप के माध्यम से किसान संबंधित विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो प्रमुख जो किसान ऐप है उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा किसान सुविधा ऐप। अब यहां से एमसीक्यूज की दृष्टि से आपको ये याद रखना है कि कौन सा ऐप किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। क्लियर? तो यहां पर जो किसान सुविधा ऐप है, किसान सुविधा ऐप ऐसा ऐप है जिस पर किसान मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो किसान सुविधा ऐप पर अगले 5 दिनों की मौसम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इस हिसाब से जो किसान है वो फसलों की तैयारी को प्राथमिकता दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बाजार का भाव, कृषि की सलाह एवं कीटों की रोकथाम के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो किसान सुविधा ऐप में मौसम की जानकारी, राइट, बाजार का भाव, कृषि से संबंधित सलाह एवं कीटों की रोकथाम से संबंधित जो है जानकारी दी जाती है। अगला हो जाएगा पूसा कृषि ऐप हो जाएगा। तो देखिए, पूसा कृषि ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राइट, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है और इस ऐप के द्वारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो जितनी भी फसलों की नई किस्में तैयार की जाती है उनकी जानकारी दी जाती है। तो जो भी फसलों की नई किस्में विकसित की जाती हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, उसकी संपूर्ण जानकारी पूसा कृषि ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। अब अगला हो जाएगा फसल बीमा ऐप, राइट। तो ये किससे संबंधित है? बीमा ऐप से संबंधित है। तो यह सरकार की फसल बीमा संबंधी सभी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाता है। फिर अगला हो जाएगा एग्री मार्केट। इसमें क्या शब्द जोड़ा है? मार्केट, अर्थात यह मंडी तथा मार्केट में भाव की जानकारी देता है। तो एग्री मार्केट के माध्यम से किसान अपने जो खेत है या अपने निवास स्थान के 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित जितनी भी बाजार हैं या मंडियों हैं उनमें फसलों के भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हो जाएगा पशु पोषण ऐप। तो पशु पोषण ऐप में या पशु पोषण ऐप के माध्यम से जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, राइट, वह कई प्रकार की जानकारी देता है और इसका विकास भी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया है। इस ऐप्स के माध्यम से पशु की नस्ल कौन सी है, पशु की कितनी आयु होना चाहिए, वह कितनी दूध की मात्रा देता है, उसके लिए उत्तम चारा कौन सा होगा, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं ताकि जो भी पशुपालक हैं वह विभिन्न प्रकार की नस्लें, उनके आहार से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकें, राइट। चलिए, अब हम जो है कुछ ऐसी तथ्यात्मक जानकारी पढ़ेंगे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस टॉपिक से संबंधित है। इसीलिए ये फैक्चुअल जानकारी को आपको याद रखना है ताकि यदि
यहां से प्रश्न बने तो आप उसको बहुत ही अच्छे से उसका उत्तर दे पाए। तो विश्व की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक देशों से संबंधित जो है जानकारी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, चावल। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है, साथ ही साथ चीन में आधुनिक तकनीक से चावल का उत्पादन होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चावल के उत्पादन में जितना जल संसाधनों का उपयोग हम करते हैं, चीन में लगभग आधा या उससे कम जल संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो चावल में लगभग 30%, विश्व का 30% चावल चीन में उत्पादित होता है। उसके बाद भारत में, फिर इंडोनेशिया और वियतनाम। तो चीन, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम में चावल का उत्पादन होता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में क्या है, स्थित है। अगला हो जाएगा गेहूं। गेहूं का उत्पादन भी सर्वाधिक कहां पर होता है, चीन में होता है, राइट। तो ये जितने भी आंकड़े हैं वो औसत रूप के आंकड़े हैं, क्लियर। तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है, फिर भारत में, यूएसए में एवं फ्रांस में। यहाँ पर फ्रांस एक ऐसा यूरोपियन देश है जो इतना गेहूं उत्पादित करता है जिससे घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है, साथ ही साथ यह निर्यात भी करता है गेहूं का। अगला हो जाएगा मक्का। विश्व में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन होता है अमेरिका में। विश्व के आधे से अधिक मक्के का उत्पादन यूएसए में होता है, उसके बाद चीन में, फिर भारत में, फिर अर्जेंटीना में। अगला हो जाएगा गन्ना। गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है ब्राजील में, राइट। इसी वजह से सबसे अधिक चीनी का उत्पादन या शक्कर का उत्पादन भी ब्राजील में होता है, परंतु सबसे अधिक खपत कहाँ होती है, भारत में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें, शक्कर का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है, भारत, और उत्पादक देश ब्राजील। तो सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन ब्राजील में, फिर भारत में, फिर चीन में, थाईलैंड, और फिर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। फिर चुकंदर। चुकंदर का उत्पादन होता है रूस में, यूक्रेन में, फ्रांस में एवं जर्मनी में। अगली फसल हो जाएगी चाय। चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, फिर चीन में, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, श्रीलंका में हो जाएगा। और भारत के दार्जिलिंग की तथा असम के कुछ विशेष क्षेत्रों की जो चाय है वो विश्व प्रसिद्ध है। फिर चर्चा हम करते हैं यहाँ पर कहवा या कॉफ़ी की। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील में। विश्व की लगभग 35% जो कहवा है या कॉफ़ी है उसका उत्पादन ब्राज़ील में होता है। उसके बाद में वियतनाम, इंडोनेशिया एवं पेरू में। यहाँ पर ब्राज़ील एवं कोलंबिया ऐसे देश हैं जो कॉफ़ी या कहवा का सबसे अधिक निर्यात करते हैं। वहीं विश्व का सबसे बड़ा कॉफी आयातक देश कौन सा है, यूएसए हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं कपास। कपास का सर्वाधिक उत्पादन चीन में, फिर भारत में, यूएसए में और पाकिस्तान में। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है और जो सर्वोत्तम कोटि का कपास है उसका उत्पादन अमेरिका में होता है, राइट, यूएसए में होता है। अगली फसल हो जाएगी तंबाकू। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है, फिर भारत में, ब्राजील, यूएसए एवं इंडोनेशिया में। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है यूएसए में, फिर चीन में, फिर ब्राजील में, फिर अर्जेंटीना में और उसके बाद में भारत में। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है, फिर भारत में होता है, यूएसए में। और मूंगफली को ही क्या कहा जाता है, गरीबों का काजू भी कहा जाता है। फिर अगला हो जाएगा नारियल। नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में, फिर मलेशिया में, इंडोनेशिया में और उसके बाद में थाईलैंड में, राइट। तिलहन का सबसे अधिक उत्पादन होता है यूएसए में, चीन में और भारत में। दलहन, जो दलहनी फसलें हैं, तो विश्व में दलहनी फसलों का सबसे अधिक या सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। जूट का सबसे अधिक उत्पादन भारत एवं बांग्लादेश में होता है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन चीन में, फिर भारत में होता है, क्लियर। प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है, फिर इंडोनेशिया में, फिर मलेशिया में। आलू का चीन, फिर भारत, फिर रूस और फिर अमेरिका। केला का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है, फिर चीन में, फिर फिलीपींस में। फिर उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, अमेरिका में और
फिर कनाडा में। और जो अखबारी कागज है, ये दोनों फैक्ट हैं थोड़े हटके। तो उर्वरकों का सबसे अधिक उत्पादन होता है अमेरिका एवं कनाडा में, राइट। यही वजह है कि अमेरिका की जो कृषि है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, जहां पर अधिक से अधिक उत्पादन होता है। अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादन होता है कनाडा का मॉन्ट्रियल में। अब अगला टॉपिक हम यहाँ पर समझते हैं विश्व की प्रमुख क्रांतियां। और इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, राइट। कि जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है, या फिर नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो विश्व की कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियों के बारे में समझेंगे। पहला हो जाएगा हरित क्रांति, आप सब जानते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन को बढ़ाने से लेकर है। फिर कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल के उत्पादन में वृद्धि से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। फिर इंद्रधनुषीय क्रांति, इस क्रांति का संबंध कृषि संबंधी समग्र उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से है, राइट। तो इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, इसीलिए कृषि में समग्र रूप से सभी फसलों के उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति का प्रयोग किया जाता है। पीली क्रांति का संबंध तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि से है, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन से। लाल क्रांति के संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। और स्वर्ण क्रांति का संबंध फल उत्पादन या बागवानी से होता है। वहीं जो गंगा क्रांति है, अब गंगा क्रांति के संबंध कृषि से ना होकर किससे है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग जागरूक हो और सदाचार में बढ़ोतरी हो, इसके लिए गंगा क्रांति जो है चलाई जा रही है। भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन में बढ़ोतरी से है। तो वही जो अमृत क्रांति है इसका संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से है। और मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है। तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और इसी अमृत क्रांति के तहत ही मध्य प्रदेश की जो है केन बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है। फिर द्वितीयक हरित क्रांति में कृषि उत्पादन को दोगुना करने से संबंध है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में प्राथमिक हरित क्रांति की लाभ नहीं मिल पाया, उन क्षेत्रों में भी कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी करना, साथ ही साथ कृषि के उत्पादन को और बढ़ाने का जो संबंध है वो द्वितीय हरित क्रांति से। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, जैव तकनीकी से। फिर हरित स्वर्ण क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। धूसर स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड कपास उत्पादन से संबंधित है। नेशनल हाईवे क्रांति अर्थात नेशनल हाईवे क्रांति को जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से भी जाना जाता है, या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। तो वहीं सुनहरी क्रांति किससे, फल उत्पादन से संबंधित है। क्लियर। अब भारत में कुछ जो राज्य हैं वो किसी एक विशेष फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, या उन राज्यों में सबसे अधिक जो है फसलों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो कुछ फसलें हैं वो किसी एक आध वर्ष में किसी दूसरे राज्य में उसका अधिक उत्पादन हो जाए। तो हम यहाँ पर औसत मान के चल रहे हैं कि 3 से 4 वर्षों के औसत में किसी एक राज्य में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है उसको देखते हैं। तो फसलों और उनके उत्पादन के लिए जाने वाले राज्य, राइट। तो चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, तो चावल पश्चिम बंगाल में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। मक्का का कर्नाटक में। ज्वार महाराष्ट्र में। बाजरा का राजस्थान में। रागी का कर्नाटक में। चना का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। अरहर का महाराष्ट्र में। मसूर का उत्तर प्रदेश में। सरसों का मध्य प्रदेश में। मूंगफली गुजरात। सूरजमुखी कर्नाटक। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो वही नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में। तंबाकू का आंध्र प्रदेश में। कपास का गुजरात में।
प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में, दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, गन्ना का उत्तर प्रदेश में, जूट का पश्चिम बंगाल में, कॉफी का कर्नाटक में, आलू का उत्तर प्रदेश में, प्याज का महाराष्ट्र में, राइट, चाय का असम में, दूध का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में और कच्चा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। क्लियर। अब यहाँ जो है हम फसलों के अन्य नाम है या उनके जो उपनाम है उनसे उनको समझते हैं। यहाँ से भी एमसीक्यू के रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फसल एवं उनके उपनाम। क्लियर। जैसे अगर हम देखें तो दलहन का राजा किस फसल को कहा जाता है? चना को, राइट। तो दलहन का राजा चना हो जाएगा। फलों का राजा आम, मसालों की रानी इलायची, पेय पदार्थों की रानी चाय। शुष्क फलों का राजा किस फसल को कहा जाता है? वेर को कहा जाता है। वनों का राजा क्या हो जाएगा? टीक या सागौन। क्लियर। तो सागौन को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? टीक कहा जाता है। तो वनों का राजा टीक या सागौन। चमत्कारी फल कीवी हो जाएगा। दलहनों की रानी क्या? मटर। फलों की रानी लीची। फूलों की रानी क्या हो जाएगा? ग्लेडियोलस हो जाएगा। गरीबों का फल बेर। हरा सोना अफीम। कल्प वृक्ष क्या हो जाएगा? नारियल। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, राइट। फिर भारत का स्वर्णिम तंतु हो जाएगा जूट। फिर उजला सोना कपास। एक पत्ते वाली फसल गरारी हो जाएगा और शाकाहारी मांस मशरूम हो जाएगा, राइट। राष्ट्रीय वृक्ष ये अभी हमने देखा था नीम। शताब्दी पौधा खजूर को कहा जाता है। विश्वव्यापी रेशा कपास को कहा जाता है। मोटा अनाज विशेषकर ज्वार एवं बाजरा को कहा जाता है। अद्भुत वृक्ष नीम हो जाएगा। 21वीं सदी का पेड़ नीम। फिर अनाजों की रानी क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने फसलों के अन्य नामों के बारे में चर्चा की। अब हम भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, राइट। अब हम यहाँ पर किसी विशेष फसल के उत्पादन में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है वो समझते हैं। तो भारत का जो जूट क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। फिर मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। तो भारत का जावा गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विश्व का कॉफी पत्तन सेंटोस हो जाएगा। विश्व की रोटी की टोकरी, तो विश्व की रोटी की टोकरी प्रेयरी के मैदानों को कहा जाता है। और काफी पत्तन ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। काफी पत्तन कौन सा हो जाएगा? सेंटोस बंदरगाह हो जाएगा। फिर विश्व का कॉफी मार्ग हो जाएगा सेंटा साओ पालो, जो मार्ग है उसको विश्व का कॉफी मार्ग भी कहते हैं। लोम का द्वीप कौन सा हो जाएगा? जंजीबार द्वीप हो जाएगा। फिर कोला नट की भूमि अफ्रीका हो जाएगी, राइट। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील होता है क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील में ही होता है। विश्व की कहवा मंडी कौन सी है? साओ पोलो है। फिर भारत की फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और भारत का सोया प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब अंत में हम भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थानों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी लगभग हर एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में पूछे जाते हैं। तो भारत के कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, राइट। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यह भी नई दिल्ली में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ध्यान रखें, वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में, वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में। भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। फिर भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव ये जिसको क्या कहा जाता है? इफ्को। इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ है?
नई दिल्ली में। भारतीय जूट निगम का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। और भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में है। फिर केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ पर है? शिवपुर कोलकाता में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? शिमला में। तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। फिर केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ में है। और मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। आगे केंद्रीय नारियल शोध, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ है? कोसरगोड में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये कहाँ पर हो जाएगा? कटक में। एक छूट गया तंबाकू शोध, तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में है। चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। फिर केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कुल्लू में है। फिर केंद्रीय गेहूं अनुसंधान शाला कहाँ पर है? पूसा में है। और केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। फिर केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। फिर राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय ताजा जल मत्स्य पालन भुवनेश्वर में है। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है। वन शोध संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। और केंद्रीय सागरीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? कोचीन में हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पत्तूर में है। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। फिर रबड़ अनुसंधान संस्थान कोएटम में है। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। फिर चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। फिर कॉफी अनुसंधान संस्थान, तो कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चिकमंगलुरु में। फिर भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड या क्रिबको ये फरीदाबाद में है। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। राजकीय मृदा संरक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो नई दिल्ली में है। और रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। तो ये हमने महत्वपूर्ण संस्थानों को भी समझ लिया है। इसके साथ ही कृषि उत्पाद तकनीक को भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।